कश्मीर तक ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 के निकालने का 26 जनवरी से हमने ऐलान किया था, परंतु वहां कन्याकुमारी में कुछ कानूनी रुकावटें आने की वजह से हमने 21 जनवरी से महाराष्ट्र से इसको शुरुआत किया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो कार्यक्रम है वो बरकरार रखते हुए समय और हालात के अनुसार अलग अलग राज्यों में ये कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। लगभग 674 जिलों में ये कार्यक्रम सारे देश भर में चलेगा, 31 स्टेट में, क्योंकि सारे देश के लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताया जाना जरूरी है। पहले ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा में जो जानकारी लोगों को दी गई थी, उस समय देने के पहले लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग जो कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी होती है, उस पर लोगों का यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। मगर अब बहुसंख्यक लोग ऐसा कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। तो इस संबंध में पार्ट 2 निकालने का मकसद ये है कि जितनी जानकारी पार्ट 1 में हमने दी थी, ईवीएम घोटाले की जानकारी और ज़्यादा हमारे पास उपलब्ध है, जो लोगों को बताया जाना जरूरी है। साथियों, आप लोगों को याद होगा हमने पहले कहा था कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा निर्णय दिया था। 8 अक्टूबर 2013 को। आज भी लोग ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है ऐसा कहते हैं। मगर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है। केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। आप लोगों को पता नहीं जानकारी है या नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बातों को सुनने के बाद ये फैसला दिया था और चुनाव आयोग की बात को अस्वीकार किया था, नहीं माना था। चुनाव आयोग का कहना था कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना चुनाव आयोग की बात को और कहा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया, माना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अर्थ ये होता है कि ईवीएम में घोटाला होता है, गड़बड़ी होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है तो ये कानून है। सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कहती है तो इसका संवैधानिक रूप से अर्थ होता है ये कानून है, घोटाला होता है। ये मान लिया, ये फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं
कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, वो गधे की औलाद है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, उन लोगों को दोबारा बुरा लगे इसलिए कहता हूं कि वो लोग गधे की औलाद है। तीसरी बात कहता हूं, उनको बुरा लगे इसीलिए कह रहा। चौथी कहता हूं कि चलो इसी के बहाने वो सोचेंगे कि वामन मेश्राम अगर ईवीएम में घोटाला होता है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह रहे हैं, तो थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने छानबीन करने के बाद कहा ईवीएम में घोटाला हो सकता है, और जितने लोग ईवीएम में गड़बड़ी होते नहीं ऐसा कहते हैं, किसी ने भी छानबीन नहीं किया। गधेपन की साली हद होनी चाहिए, मूर्खता की हद होनी चाहिए कि आप किसी प्रकार की छानबीन किए बगैर मानते हो। सुप्रीम कोर्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक कोर्ट है और सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। और उन्होंने ये फैसला चुनाव आयोग की सारी बात सुनने के बाद दिया। चुनाव आयोग की बात को नहीं माना। तो ये बात मैं खास तौर पर प्रेज देकर, जोर देकर कह रहा हूं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 अक्टूबर 2013 को दूसरी बड़ी बात कही कि ईवीएम मशीन की गड़बड़ी को, घोटाले को रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए। केवल एक बात नहीं की कि घोटाले होता है, घोटाला रोकने का भी आदेश दिया और ईवीएम मशीन को दूसरी मशीन लगाने का आदेश दिया। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। पहले क्या होता था? पहले आप ईवीएम मशीन में वोट डालते थे, तो ईवीएम मशीन में आपका वोट जाता था। जब ईवीएम मशीन में आप बटन दबाते थे, जब पेपर ट्रेल मशीन नहीं था, तो आंखों से दिखाई नहीं देता था कि आपने जिस किसी चुनाव निशान पर बटन दबाया उसी चुनाव निशान पर बटन दब गया है, आंखों से दिखाई नहीं देता था। बैलेट पेपर में क्या होता था? बैलेट पेपर जब होता था तो क्या होता था? आप वोट डालने के लिए जाते थे तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। कंपैरेटिवली समझाने के लिए बता रहा, ताकि तुलनात्मक दृष्टि से बताने से आपको समझ में ज्यादा आएगा। बैलेट पेपर देते थे, फिर आप देखते थे, कैंडिडेट के नाम देखते थे, फिर उसके चुनाव निशान देखते थे। गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, एग्जाम्पल के लिए ऐसे चुनाव निशान होते हैं कि नहीं होते हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आपको बात समझ में आ जाए इसलिए मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, तो मैं भाषण करता हूं। मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, तो इसलिए उदाहरण दे रहा हूं। गधा,
घोड़ा, सुअर, कुत्ता, ऐसा आप देखते थे। किसको चलो अब की बार कुत्ते को ही वोट दे देता। यानी वोटर्स जो है वो सोचता था चलो इस बार मैं कुत्ते को वोट दे देता हूं। हाँ, शाही लग गई। फिर वो कुत्ते को ऊपर ऐसा, हाँ, बराबर लग गया है कुत्ते को। आप अपने आंखों के, दोनों आंखों के सामने रख कर करते थे। अब ईवीएम मशीन आ गया, कंपैरेटिव करने के लिए बता रहा। ईवीएम आ गया, आपने बटन दबाया, जिस किसी निशान पर लगाया दिखाई नहीं देता, साला उसी पे लग गया। जैसे कुत्ते पे लगाया ना आपने, दोनों आंखों के सामने ऐसा लगाया, फिर हाँ बराबर कुत्ते के ऊपर ही लग गया है। गारंटी करके करते थे ना। ईवीएम मशीन में 2004 में जब आपने वोट डाला, आंखों से दिखाई नहीं दिया कि उसी पर गया। 2004-2009 में। तो इसलिए लोगों के मन में आशंका थी, और लोग क्या करते थे, जब बटन दबाते थे और दिखता नहीं था, अरे कहां गया भाई मेरा वोट, कहां गया। चुनाव आयोग के कर्मचारी आते, क्या नाम है, काम हो गया नहीं, दिखा नहीं हो गया, हमें दिखाई दे, हमें दिखाई दे, आपको देखने की जरूरत नहीं है, इधर जा। अब वो अनिश्चित होकर वहां से 2004 में 2009 में गए। तो 2004-2009 में लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता था वोट कहां गया। तो 2009 के बाद ये मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। 8 अक्टूबर 2013 को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि ईवीएम मशीन में दिखाई भी नहीं देता, इसलिए ईवीएम मशीन पारदर्शी भी नहीं है, ये फ्री भी नहीं है, ये निष्पक्ष भी नहीं है, ये मुक्त नहीं है, यानी गड़बड़ी इसमें शामिल है, फेयर नहीं होती है, निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी होती है, इसका मतलब है ये फेयर नहीं है। तो संविधान के जो मापदंड है, ये मशीन पूरी नहीं करती है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। अब पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद जब आप बटन दबाते हो तो क्या होता है, अब आपको आंखों से दिखाई देता है। पेपर ट्रेल लगाने के बाद अब आपको आंखों से दिखाई देता है, एक बार, दो बार, दूसरी बार आपका वोट दो जगह जमा होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वोटिंग का एक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मशीन में जमा होता है, और एक रिकॉर्ड पेपर ट्रेल मशीन में आता है, वहां आपको आंखों से दिखाई देता है। जो स्टैंप आपने, बटन आपने दबाया, जिस पर दबाया, वो 7 सेकंड तक वही रुका रहता है, फिर वो कागज का टुकड़ा बाहर आता है और वो कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। जिस बैलेट बॉक्स में गिर जाता है उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल का मतलब यह है कि वहां
आपका बैलेट पेपर का कागज गिरता है। हो गया, 2 रिकॉर्ड हो गए, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एक कागज का रिकॉर्ड। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आप चुनाव हार गए और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ, तो कैंडिडेट को, कैंडिडेट के एजेंट को, मतदाता को ये अधिकार होगा कि वो रिकाउंटिंग की मांग करे। और जब रिकाउंटिंग की मांग होगी तो पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज के टुकड़े रखे हुए हैं उस कागज के टुकड़े की गिनती होगी। कागज के टुकड़े की गिनती करने के बाद हो सकता है कि ईवीएम मशीन ने जो कैंडिडेट को जिताया वो हार जाएगा और पेपर ट्रेल मशीन ने जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको जीता हुआ घोषित किया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। एक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वोट का, एक रिकॉर्ड पेपर कागज का रिकॉर्ड है, उसको हम कह सकते हैं एज गुड एज बैलेट पेपर। यदि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी होती है तो पेपर ट्रेल मशीन में गड़बड़ी पकड़ी जाती है, इसलिए मैं 2 मशीनों के अलग अलग नाम रखा। ईवीएम मशीन का मैंने नाम रखा घोटाला करने वाली मशीन, समझाने के इसका नाम रखा मैंने एक घोटाला करने वाली मशीन। पेपर ट्रेल मशीन का मैंने नाम रखा समझने के लिए घोटाला पकड़ने वाली मशीन। सुप्रीम कोर्ट ने ये दूसरी मशीन क्यों लगाया? जो लोग पेपर ट्रेल ईवीएम मशीन में घोटाला करते थे उनको घोटाला करने के पहले से मालूम होना चाहिए कि पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ा जाएगा। घोटाला करने वाले जितने लोग हैं उनको पहले से मालूम होना चाहिए कि घोटाला पेपर ट्रेल में पकड़ा जाएगा। जब घोटाला करने वालों को मालूम होगा पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ा जाएगा तो वो घोटाला करेंगे। आगे समझ में आया? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझना जरूर। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। मई में चुनाव हुआ 2014 को, मई में चुनाव हुआ और हैरान करने वाली बात चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाया ही नहीं। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था कि हमने ईवीएम में घोटाले की व्यवस्था की हुई है, अगर पेपर ट्रेल लगाएंगे तो घोटाला पकड़ा जाएगा। यदि घोटाला पकड़ा जाएगा तो तीनों कमिश्नरों को देशद्रोह के मुकदमे में फांसी की सजा होगी। इतना भयंकर मामला है। इसलिए चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया ही नहीं। नहीं लगाया, इसकी पहले नंबर की वजह क्या है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन में घोटाला होता है ये जजमेंट में लिखा। देश के किसी अखबार वालों ने खबर ही नहीं छापा। क्या मीडिया वाले लोग हो सकते हैं उनको बुरा लगेगा तो मैं गलत बोल रहा हूं ऐसा वो लोग साबित कर सकते हैं उस दिन का अखबार निकाल कर, मगर मैं तो जानता ही नहीं।
कि इस खबर को भारत के किसी अखबार ने नहीं छापा। सुप्रीम कोर्ट के इतनी बड़ी खबर, कितनी बड़ी, ईवीएम में घोटाला होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इतनी बड़ी, देश के अखबारों के फ्रंट पेज पर छापी जाने वाली खबर होनी चाहिए थी, एडिटोरियल लिखे जाने वाली खबर होनी चाहिए थी, एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियन होने चाहिए थे और कई दिन तक बहस चलनी चाहिए थी। सारे देश की प्रजा को, मतदाताओं को मीडिया के द्वारा जागृत किया जाना चाहिए था इसके बारे में। और अगर ऐसा करती, मीडिया ऐसा करते, तो चुनाव आयोग को हर हालत में पेपर ट्रेल मशीन लगाना पड़ता। मगर मीडिया वालों ने इस खबर को नहीं छापा, इस वजह से चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया, तो किसी को कुछ पता ही नहीं। ऐसा कोई निर्णय ही हुआ, यही जब लोगों को पता नहीं, तो चुनाव आयोग ने मशीन लगाया नहीं लगाया, इसके बारे में किसी को कोई गलत लगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई खबर ही अखबार वालों ने छापा नहीं। देश के मीडिया ने देशद्रोह का काम किया। भारत का जो मीडिया है उसने देशद्रोह का काम किया। और देशद्रोह का काम क्यों किया? क्योंकि भारत का जो मीडिया है वो ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम, ब्राह्मण पत्रकार हैं, बनिया अखबारों के, प्रिंट मीडिया के मालिक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिक है, पत्रकार है। और इस तरह से ये उन लोगों के हितों के विरोध की खबर थी, देश के फायदे की और बहुसंख्याक लोगों के फायदे की खबर थी, मगर ये ब्राह्मण बनिया के विरोध की खबर थी। अपने फायदे के लिए मीडिया वालों ने इस खबर को हाइड किया, छुपाया, देशद्रोह का काम किया। जब हमें ये मालूम हुआ तो हमने देशव्यापी अभियान चलाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता, चुनाव आयोग ने 2014 को पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाई, 2014 में नहीं लगाई, 2015 में नहीं लगाई, 2016 में नहीं लगाई, मतलब लगा ही नहीं रहे। इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया 16 को, और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 100% जगह पर पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। ये ऑर्डर दिया। जब मैंने केस लेकर गया, चुनाव आयोग के विरोध में केस थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, चुनाव आयोग ने न्यायपालिका की अवमानना की। तो चुनाव आयोग का वकील आया और वकील ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जज साहब, ये वामन मेश्राम जो है ये ऐसे 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 लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे चुनाव आयोग को लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे लिखता है। जज ने पूछा कैसे कैसे लिखता है? तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा, पढ़ लूं जज साहब? हाँ पढ़ो पढ़ो। तो वो मेरे लेटर पढ़ने लगा, तो उसमें मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ए तारीख को निर्णय दिया, जजमेंट दिया, चुनाव आयोग लागू नहीं कर रहा है। ये पढ़ने लगा वकील, तो जज ने टोका, ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को अमल करने के लिए वामन मेश्राम आपको लेटर लिख रहा है। गलत है, गलत है।
उसको वहीं रोक दिया और जज ने जजमेंट दे दिया चुनाव आयोग के विरोध में मेरे फेवर 2019 में सारे देश के लोकसभा में पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। अब ये 17 का जजमेंट है। दूसरा, नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए थे। 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके ईवीएम में सरकार बनाई थी। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सारे सबूत इकट्ठा किए थे, सुप्रीम कोर्ट लेकर गए तो सरकार कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस को लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दे, तो सारे सबूत हमारे पास है, सारे सबूत हमारे खिलाफ है, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए, अब क्या जवाब दें। तो उन्होंने भाजपा के लोगों से संपर्क किया, अरुण जेटली से संपर्क किया, सुषमा स्वराज से संपर्क किया, कहा कि अडवाणी जी इसके विरोध में देशव्यापी रथ यात्रा निकालने वाले हैं, तो आप अडवाणी जी को रोकिए। अरुण जेटली जी ने कहा कि अडवाणी जी को, सुषमा स्वराज ने कहा अडवाणी जी को रोकने की तो दूर बात है, हमारी तो इतनी औकात नहीं कि उनको कहे, इतनी औकात नहीं। अडवाणी जी बहुत बड़के नेता है, हम नहीं कह सकते। जब कांग्रेस को लगा कि ये रोक लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो कांग्रेस ने सोचा कि अडवाणी वास्तव में बड़के नेता है, इनको कौन रोक लगा सकता है, तो आरएसएस के पास गए, कांग्रेस वाले। अब कांग्रेस वालों ने आरएसएस को कहा कि यदि अडवाणी जी रथ यात्रा निकालते हैं, हमने घोटाला किया इसके विरोध में, सबूत तो सारे उनके पास है ही है, हम भी मानते हैं कि हाँ हमने 2004-2009 में घोटाला किया, मगर अडवाणी जी अगर रथ यात्रा निकालते हैं तो सारे देश में कांग्रेस के दफ्तरों में आग लग जाएगी, देश खतरे में पड़ जाएगा। आरएसएस ने कहा नहीं, देश को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। क्या करना होगा? अडवाणी जी को रोकना होगा। रोकते हैं, अडवाणी जी को रोकते हैं, हमें क्या फायदा होगा? आरएसएस ने कांग्रेस को, हमें क्या फायदा होगा? कांग्रेस ने कहा जैसे हमने घोटाला करके चुनाव जीता, अब आपको क्या छुपा है, सारा डॉक्यूमेंट तो आपको मालूम ही है कि हमने घोटाला करके जीता, इसलिए कबूल करते हैं कि हमने घोटाला किया। एक बार तुम घोटाला करो, तेरा चल रहा है, सरकार हमारी है, चुनाव तक सरकार हमारी रहेगी, चुनाव कमिश्नर हमने अपॉइंट किया है, सारी देश की मशीनरी हमारे निगरानी नियंत्रण में है, आप घोटाला कर लो, आपको घोटाला करके चुनाव जीतने के लिए हम राजी है। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा कि आपने 2 बार घोटाला किया, तो आप हमको 1 ही बार घोटाला करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा नहीं, आप राष्ट्रवादी लोग हैं ना, हम कांग्रेस तो 2 नंबरी लोग हैं, सारे भारत के लोगों को मालूम है कांग्रेस है 2 नंबरी लोग, 2 नंबरी समझते हो ना, ये कांग्रेस है 2 नंबरी लोग, हम तो 2 नंबरी है, मगर आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, सज्जन लोगों का संगठन है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का संगठन है, आप भी 2 बार घोटाला करोगे? आरएसएस ने कहा नहीं, सवाल घोटाला करने न करने का नहीं है, आपने 2 बार घोटाला किया तो हमको भी 2 बार करने का मौका मिलेगा, तब न बराबरी होगी। कांग्रेस चलो ठीक है, आप भी 2 बार करें। तो
इस तरह से आरएसएस और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ और इस समझौते के तहत 2014 का चुनाव कांग्रेस ने जितवा दिया, मगर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में फैसला दिया तो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा 2019 में आप हमारी मदद करो। कहा कि क्यों, प्रधानमंत्री आप हो, जो करना चाहो करो, जैसा हमारे राज में हम करते थे वैसा तुम भी करो, हम चुप रहेंगे। कहा नहीं, बात तो सही है, मगर अब की बार जो टांग अड़ाने का काम है वो वामन मेश्राम ने किया है। वामन मेश्राम की टांग जो है वो गांधी जी की सिंगल हड्डी वाली टांग नहीं है जो पुतले में दिखाई देती है। गांधी का पुतला देखा ना आप लोगों ने, वो सिंगल हड्डी वाली, सिंगल हड्डी समझते हो ना, सिंगल हड्डी। तो गांधी जी की जो सिंगल हड्डी वाली जो टांग है लंबी लंबी, वो वामन मेश्राम की टांग सिंगल हड्डी की नहीं है, डबल है। इतना आसान नहीं है कि हटा, सरकार हमारी है मालूम है, इतना आसान नहीं है। तो नहीं, आपको हमारी मदद करनी हो। फरवरी 2019 में कांग्रेस ने अभिषेक मनु संघवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और केस में कहा 50% मिलान करना होगा। क्यों करना होगा? तो रिकाउंटिंग का पेपर टेल मशीन का ऑर्डर है, तुम 50% की कह रहे हो, वो तो 100% का ऑर्डर है। रिकाउंटिंग का 100% का ऑर्डर है, तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? नहीं, रिकाउंटिंग में ज्यादा समय लगता है। रिकाउंटिंग, चुनाव आयोग क्या बोल रहा है? नहीं, रिकाउंटिंग में ज्यादा समय लगता है। अब थोड़ा आपको बताता हूं। चुनाव आयोग मार्च में चुनाव शुरू करता है, मार्च, अप्रैल, मई और जून में रिजल्ट निकालता है, निकालता ना, 4-4 महीने चुनाव चलवाता है। चुनाव आयोग नहीं कहता है कि सर बहुत ज्यादा समय लग रहा है। समय ज्यादा कब लग रहा है कहता है जब वामन मेश्राम कहता है कि रिकाउंटिंग करो, 3 दिन ज्यादा लगेंगे। नहीं, ज्यादा समय लगता है। अरे 4 महीने लगाया भाई, 4 महीने लगाने से ज्यादा समय नहीं लगाया तो पहले ही दिन जब चुनाव अधिसूचना घोषित करते हो तो 4 महीने 3 दिन कर लो पहले ही, तो किसी को लगेगा नहीं कि डिले हो रहा है। मामला ये नहीं था, मामला था पेपर ट्रेल मशीन में 100% रिकाउंटिंग करने से घोटाला ईवीएम का पकड़ा जाता है। इसलिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर गई और कहा मैचिंग होना चाहिए, मिलान होना चाहिए और वो 50% होना चाहिए। ईवीएम मशीन का रिकॉर्ड और पेपर ट्रेल का रिकॉर्ड 50% मिलान होना चाहिए। एक केस लेकर गए, ऑलरेडी डिसीजन है, ऑलरेडी जजमेंट है रिकाउंटिंग का 100% का, मगर 50% का कांग्रेस वाले लेके गए। क्लियर दिखाई देता है डॉक्यूमेंट्री, बीजेपी को मदद करने का काम चल रहा है। कांग्रेस वाले बीजेपी को मदद करने का काम कर रहे हैं ताकि बीजेपी की सरकार दूसरी बार भी घोटाले से चुनकर आ जाए। जैसा गुप्त समझौता कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हुआ, उसके तहत वो कांग्रेस उनको मदद करना चाहती थी। साथियों, जब कांग्रेस के लोग इस तरह का केस लेकर गए, हमारे वकील ने कहा पेपर ट्रेल मशीन में 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, आप ऐसा 50% की बात क्यों कर रहे हो? कोई जवाब नहीं उनके पास। दूसरी बात, उस समय चीफ जस्टिस कौन थे? रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई।
जब हमारी केस चल रही थी उसमें एक अभूतपूर्व घटना घटित हो गई। एक औरत ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर आरोप लगाया कि इसने मेरा विनय भंग किया। जैसे ही विनय भंग करने का आरोप हुआ तो चीफ जस्टिस फैसला करने की स्थिति में नहीं रहे। जिस पर यह आरोप हो वो फैसला नहीं कर सकता। इसलिए सेकंड इन कमांड जस्टिस बोबड़े, जो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर के जज थे और उनके रिटायर्ड के बाद फिर चीफ जस्टिस हो गए, उसके नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा। उन्होंने फैसला दिया कि जस्टिस गोगोई निर्दोष है और उन्होंने और एक फैसला किया जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की जांच करने का ऑर्डर दिया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष घोषित कर दिया। दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में आरोप करने वाला भी निर्दोष और आरोपी भी निर्दोष, ऐसा कभी हुआ नहीं। मगर इस केस में ऐसा हुआ। जब ऐसा हुआ और जब मैं देख रहा था तब मुझे समझ में आया कि पर्दे के पीछे कुछ खिचड़ी जरूर पक गई है। ज्यादा समय नहीं लगा, जैसे ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला दिया कि 50% मिलान नहीं होगा, 1% होगा। 1% में घोटाला पकड़ो तो रंजन गोगोई ने बीजेपी आरएसएस के फेवर में फैसला दे दिया। इसका मतलब है जस्टिस बोबड़े, जिसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था, उसका पोता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। उसके माध्यम से बीजेपी के फेवर में निर्णय हो, इसके लिए रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ा गया। रंजन गोगोई ने 1% का फैसला देकर 2019 के चुनाव में घोटाला करने का रास्ता खुला कर दिया। दूसरी बात, जो 1% का ऑर्डर हुआ उसके तहत जो चिट्ठियां पेपर ट्रेल मशीन में डाली गई थी, वो पेपर ट्रेल मशीन की मशीनें सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दी। क्यों? क्योंकि हमने पूछा कि ये पेपर ट्रेल मशीन की चिट्ठियां जो कटकर बैलेट बॉक्स में गिरी है, जिसके आधार पर घोटाला पकड़ा जा सकता है, कानून के अनुसार कितने महीने रखने का आदेश है? चुनाव आयोग ने हमें लिख कर दिया 12 महीने। यदि 12 महीने रखने का कानून है तो चुनाव आयोग ने 4 महीने में पेपर ट्रेल मशीन की चिट्ठियों को क्यों डिस्ट्रॉय किया? इसलिए किया क्योंकि वो चिट्ठियां इस बात का सबूत थी कि ईवीएम मशीन में घोटाला हुआ। कई वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में ना जाए और ईवीएम मशीन को सीज करने का ऑर्डर ना लाए। अगर लाते हैं और रिकाउंटिंग का ऑर्डर लाते हैं तो खतरनाक होगा और चुनाव कमिश्नर को फांसी पर लटकाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। किसी अखबार वाले ने कोई जानकारी नहीं दी। ये जो नरेंद्र मोदी है ना, एक बार घोटाले से चुनाव प्रधानमंत्री नहीं है, 2-2 बार। नरेंद्र मोदी 2-2 बार घोटाले से चुनाव हुआ प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर और शक्तिशाली होता है। वामन मेश्राम सड़कों पर घूमने वाला आदमी है। अगर नरेंद्र मोदी में औकात है तो मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर ले, मुझे अरेस्ट कर ले। समझ आ रहा? बहुत दिन से कह रहा हूं मुझे कोई एफआईआर कर ही नहीं रहा है, मुझे कोई अरेस्ट कर ही नहीं रहा है। चोर में ताकत नहीं होती है।
चोर के पास अंदर में ताकत नहीं होती है, हौसला नहीं होता है। उनको मालूम है वामन मेश्राम छोटा मोटा आदमी थोड़ी है। उसके गुजरात में जाकर मैंने जेल में किया था, तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आकर बैठकर कहने लगा कि आज तो आप हीरो हो गए। क्यों? सारे देश भर से हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं आपके समर्थन में। तो मैंने कहा मैं हीरो हो गया तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। गांधी 0 से हीरो हो गया था तो आपको बुरा नहीं लगा था? मेरा हो गया तो बुरा लगा? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा। इतने बड़ के नेता आप है, हमको मालूम नहीं था। तो अब तो मालूम हो गया ना, आप मालूम हो गया। साथियों, आपको मैं बता रहा हूं, ये सारे तथ्य बता रहा हूं, सारे फैक्ट बता रहा हूं। दूसरी आगे की बात, पेपर ट्रेल मशीन से संबंधित बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि ये पेपर ट्रेल मशीन जो सुप्रीम कोर्ट ने 1% का ऑर्डर दिया और वो 1% का ऑर्डर भी उन्होंने मिलान करने का ऑर्डर दिया, तो एक समस्या के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट दी, एक रिकाउंटिंग का और एक मिलान का। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक समस्या है तो एक ही ऑर्डर होना चाहिए, एक समस्या 2 समाधान, रिकाउंटिंग का समाधान, मिलान करने का समाधान। जस्टिस गोगोई ने ये फैसला दिया। जस्टिस गोगोई को ब्लैकमेल किया गया। आज जब वो रिटायर्ड हो गया तो आरएसएस बीजेपी ने उसको राज्यसभा का मेंबर बनाकर राज्यसभा में भेजा। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? मैं तो बदमाशों पर डेली नजर रखता हूं। उसको राज्यसभा में लिया आरएसएस बीजेपी ने और उसमें आत्मकथा लिखा। जस्टिस गोगोई ने आत्मकथा लिखा रिटायरमेंट के बाद। उसमें लिखा सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता। बेशर्मी की साली हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई। साथियों, जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ये बहुत भयंकर बातें हैं। और आगे जस्टिस गोगोई ने जो निर्णय दिया वो निर्णय था मिलान करने का। तो मिलान में होता क्या है, थोड़ा ये भी थोड़ा आप लोगों को जानकारी हो जाए कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर पूरा प्लान मिलकर बनाया। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। देखो, सबूत के तौर पर बता रहा हूं। मिलान करने में पूरा काउंटिंग होने के बाद, पूरा काउंटिंग हो गया तो रात के 9 बजे तक चलता है। रात के 9 बजे तक काउंटिंग चलता है और सारा काउंटिंग होने के बाद फिर मिलान होता है ईवीएम के साथ पेपर टेल का। गोगोई को इन्होंने मांग किया 50%, उन्होंने 1% का किया, तो मिलान करा। तो मिलान कराने के लिए व्यवहार में क्या होता है, ये तो ऑर्डर है, व्यवहार में क्या होता है? तो व्यवहार में क्या होता है आपको बताता हूं। 11 बजे बीजेपी आगे चल रही है, 12 बजे और आगे चल रही है, 1 बजे और आगे चल रही है, 2 बजे बीजेपी और आगे चल रही है, 3 बजे और आगे चल रही है रुझान में, 4 बजे
340 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। रुझान 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 समझते ना, रिजल्ट नहीं, रुझान, ट्रेंड्स बोलते इसको अंग्रेजी में। रुझान 4 बजे यकाएक महात्मा राहुल गांधी टीवी पर आते हैं। महात्मा क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। अभी राहुल गांधी, महात्मा राहुल गांधी टीवी पे आते हैं। एक भी सीट बीजेपी ने नहीं जीती, केवल रुझान है 340 सीट का, एनडीए का। 303 बीजेपी की सीट, 340 एनडीए की सीट। 4 बजे राहुल गांधी आते हैं और टीवी पर बयान देते हैं आधे मिनट का। कौन सा? नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए हैं और हम लोग चुनाव हार गए हैं, खत्म, बस चलेगा। तो इससे क्या परिणाम होता है? काउंटिंग सेंटर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो काउंटिंग सेंटर छोड़कर भाग जाते हैं। भाग गए। काउंटिंग सेंटर पर कोई आदमी कांग्रेस का हाजिर नहीं रहता है। रात के 9 बजे के बाद मेन अपोजिशन पार्टी का आदमी हाजिर रहेगा तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिलकर मिलान करेंगे, उनके कार्यकर्ता मिलान करेंगे चुनाव आयोग के साथ मिलकर। कांग्रेस हाजिर ही नहीं है, कार्यकर्ता भाग गए। मिलान करने के लिए कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नहीं है। व्यवहार में मिलान होता ही नहीं है। तो मैंने कुछ अधिकारियों को, जो हमारे वामसिफ चलाता हूं तो हमारे बहुत सारे वामसिफ के अधिकारी चुनाव संपन्न कराते हैं, तो मैंने पूछा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो शाम को 4 बजे भाग गए थे। कहां भाग गए थे? तो फिर आप लोगों ने ये मिलान कैसे करवाया? जब कांग्रेस के लोग, मेन अपोजिशन पार्टी के लोग हाजिर नहीं तो मिलान कैसे करवाया? कहा हमको तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कागज में खाना पूर्ति करके डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं ना, तो हमने खाना पूर्ति करके चुनाव आयोग को कागज भेज दिए कि मिलान हो गया। इसका मतलब यह है व्यवहार में मिलान होता ही नहीं है। चोरी पकड़ने के लिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए मिलान लाया ना, होता ही नहीं है। क्या हो सकता था? रिकाउंटिंग हो सकता था पेपर ट्रेल का, और ईवीएम का घोटाला पकड़ा जा सकता था। रिकाउंटिंग को रोकने के लिए कांग्रेस बीजेपी ने मिलान लाया ताकि रिकाउंटिंग को रोका जा सके और ईवीएम के घोटाले को पकड़ने से रोका जा सके। इसके लिए ये सारा षड्यंत्र किया गया, मिलान का षड्यंत्र किया गया। तो इसका मतलब व्यवहार में क्या है? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक लोकसभा और विधानसभा के जितने चुनाव हुए, रिकाउंटिंग की जो मशीनें हैं व्यवहार में उसकी काउंटिंग हुई नहीं। कई हजार करोड़ की मशीनों को खरीदा जाता है जनता की टैक्स से, मगर उसका गिनती करने के लिए उपयोग ही नहीं किया जाता, तो इसको खरीदा क्यों जाता है? खरीदने का अधिकार तो है नहीं, फिर जनता के पैसे ऐसे लुटाने का अधिकार तो है नहीं किसी के पास। जब आप रिकाउंटिंग कर ही नहीं रहे हो तो काहे के लिए कर रहे हो? ये मशीन काहे के लिए खरीद रहे हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है
दिखाना तो पड़ेगा। तो इसका मतलब है पेपर ट्रेल मशीन वास्तविक मशीन है जो घोटाले को पकड़ सकती है, मगर उसकी रिकाउंटिंग को आज तक रोका हुआ है। चोरों का सरदार है। आपको बुरा लगता है कि अगर चुनाव आयोग ही घोटाले में शामिल है तो राज्य स्तर पर लोकसभा चुनाव कमेटी के स्तर पर और विधानसभा कमेटी के स्तर पर नागरिक समितियों का गठन किया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए, चुनाव आयोग के साथ साथ नागरिक समितियों को अधिकार दिया जाए, क्योंकि नागरिकों के पास अधिकार है संविधान में कि उनको अधिकार दिया गया है सरकार चुनने का, तो नागरिक समिति को ही अधिकार दिया जाए। चुनाव आयोग को बरकरार रखो, मगर चुनाव आयोग अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है, वो खुद ही घोटाले में शामिल है। इसलिए नागरिक समितियों का गठन होना चाहिए और नागरिक समितियों को अधिकार हो कि वो ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी को ऑर्डर देने का अधिकार हो। समझ लो क्या कह रहा। और नागरिक समिति ईवीएम मशीन कौन सी और कैसी होनी चाहिए वो डिजाइन करे एक्सपर्ट लोगों की मदद से। अगर आप वास्तव में ईवीएम में घोटाला नहीं होता है ऐसा मानते हो, कहते हो, सरकार कहती है, चुनाव आयोग कहता है, तो नागरिक समितियों का गठन करने के लिए आपको क्या विरोध है? यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो हम लोग 2024 के चुनाव के पहले लगभग 15 लाख बूथ पर ये मशीनों को तोड़ने की फौज तैयार कर रहे हैं। मैं ऐसा फोड़ना नहीं चाहता हूं, मगर जब तक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का मुकम्मल व्यवस्था नहीं होती है, गारंटी नहीं दी जाती है, ये हमारे मौलिक अधिकार है। जनता के 5 चुनाव किसको जितवाना है, हरवाना है, वो अधिकार है, मगर ये अधिकार ईवीएम मशीन ने छीन लिया है। अब जनता के पास एमएलए एमपी को चुनने का अधिकार, पार्टी को चुनने का अधिकार खत्म हो गया है। इसलिए ये अधिकार नागरिक समितियों के पास होना चाहिए और कानून बनाकर होना चाहिए। और अगर ये बात नहीं मानी जाती है तो 15 लाख बूथ पर 15 लाख मशीनों को तोड़ने के लिए हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए जेल में जाना होगा, इसके लिए जेल में जाना होगा। तो गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए थे, क्योंकि हम चोरी नहीं कर रहे, हम डकैती नहीं कर रहे, हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, हम देश को बचाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए जेल में जाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए जो जेल में जाता है लोग बोलते ये बड़ा देशभक्त है। तो ये देशभक्ति का काम है और ये तैयारी सारे देश भर में हम लोग करेंगे। चुनाव आयोग मानता है, सरकार मानती है, नहीं करेंगे। हमको कानून का उल्लंघन करने का शौक नहीं है। मैं तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूं, मगर दूसरा आदमी कानून और संविधान को मानने से मना करता है तो फिर तो रोकना तो पड़ेगा। दूसरा, भाई यहां तो मेरे पास सबूत ही सबूत है, एक से ज्यादा कई सबूत है ईवीएम में घोटाला हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करते हुए इसकी आप लोग तैयारी करो। मैं सारे देश भर में ये तैयारी कर रहा हूं और आपको खुशी की बात है, हजारों लाखों संगठन के कार्यकर्ता मुझसे संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी इसमें साथ देंगे। ये काम आपको अकेले को नहीं करना है, मैं भी नहीं करना चाहता। लाखों संगठन के कार्यकर्ता इस काम में साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। तो इसके लिए जिला पर, तहसील लेवल पर हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटियां बना रहे, सारे देश भर में तमाम संगठनों का। अगर 674 जिले हैं तो एक जिले में
100, 200, 500, 1000 संगठन, छोटे छोटे संगठन होते हैं। अगर ऐसा कर लो तो ये कई लाख संगठन, 10 लाख के लगभग संगठन होंगे। तो इतने संगठन के लोग मिलकर करते हैं और कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी, कोई ईवीएम फोड़ने की जरूरत नहीं होगी और चुनाव आयोग को बात माननी होगी। नहीं तो फिर इतने लोग अगर मान लो ये ईवीएम मशीन फोड़ेंगे तो फिर तो दुनिया में भारत का नाम बहुत रोशन हो जाएगा। इतने सारे लोग अगर मशीन तोड़ेंगे तो फिर तो दुनिया में रोशन तो हो ही जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, नरेंद्र मोदी किसी स्थिति में, आरएसएस बीजेपी किसी स्थिति में चुनाव जीत नहीं सकते, मगर ईवीएम से जीत सकते। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। इंडिया टुडे ने लिखा फिर भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही जीतेगा। बड़ा अजीब मामला है। महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, इंडिया टुडे ने कहा फिर भी बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। क्यों बताया नहीं क्यों? ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 लाख संगठन ईवीएम मशीन के रोकने के लिए ये काम हो। पहले तो ईवीएम मशीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने लायक बनाई जाए। नहीं बन सकती बैलेट पेपर तो अमेरिका बैलेट पेपर पर कर रहा है। साली तुम जिस देश के 80% लोग सेमी इलिटरेट है, तो उसमें इतना एडवांस होने की क्या जरूरत है? यूरोप में कहीं पर भी बैलेट ईवीएम मशीन नहीं है, जापान में ईवीएम मशीन नहीं है। जापान से जब चिप लाया गया था तो वहां पूछा गया कि आप अपने देश में ये चिप का उपयोग नहीं करते हो? कहा गधे है क्या हम लोग? हम लोग गधे है क्या? हमारे देश में बैलेट पेपर चलता है, जापान में भी बैलेट पेपर ही चलता है, सारे डेवलप्ड कंट्रियों में बैलेट पेपर चलता है। भारत तो डेवलप है नहीं, डेवलप नहीं है, इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुसंख्यक लोगों पर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का राज स्थापित किया जा रहा है।